Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 26 October 2022. Let's begin today's important class for upcoming nursing recruitment exams. First question is, which food are a good alternative for those who don't like drinking milk? इन सभी ऑप्शंस में से आपको उन फूड ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है जो कि किसी भी उस पेशेंट को सजेस्ट किए जा सकते हैं जिसे दूध पीना पसंद नहीं हो। ऑप्शन ए कहता है एग, पीनट बटर एंड ड्राइड बीन्स। ऑप्शन बी पास्ता, राइस, पोटैटोज। सी fruits, vegetable, whole grain bread. D cream soup, puddings, low fat cheese. Yes, exactly the right answer is option C. मिल्क के अंदर जो भी न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम फ्रूट, वेजिटेबल और होल ग्रेन ब्रेड आदि का सजेशन दे सकते हैं। मिल्क जो है कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके अलावा मिल्क के अंदर आयरन सब्सटेंस और विटामिन सी आदि बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। Next question. The total weight gain during the course of singleton pregnancy in the healthy woman is about. किसी हेल्दी वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान कुल मैक्सिमम कितना वेट गेन देखने को मिलता है? नॉर्मल हेल्दी वुमेन में प्रेगनेंसी पीरियड में कुल कितना वेट गेन देखने को मिलता है? 6 से 8 केजी, 3 से 7 केजी, 11 से 14 केजी, 5 से 7 केजी। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। पूरे प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान नॉर्मल हेल्दी प्रेग्नेंट वुमेन द्वारा 11 से 14 किलो वेट गेन किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है और एज अ नर्स आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। अपकमिंग एग्जाम्स में और ज्यादा स्पेसिफिक यहाँ से कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, इन्हें भी हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी पीरियड में जो वुमेन के अंदर 11 से 14 किलो वेट गेन होता है उसमें कौन कौन से पार्ट का कितना वेट बढ़ता है, इस चीज को हम नोट करेंगे। नोट करिएगा, टोटल प्रेगनेंसी वेट गेन ये होता है 11 टू 14 केजीज। अब बात करते हैं कि मैटरनल पार्ट्स में कितना वेट गेन देखने को मिलता है और फीटल पार्ट में कितना। एक तरफ हेडिंग डाल लीजिएगा मैटरनल वेट गेन और दूसरी तरफ हेडिंग डाल लीजिएगा फीटल वेट गेन। इस तरह से आप इसे टेबल फॉर्म में नोट करिएगा, इसे आपको याद रखने में इजी रहेगी।
सबसे पहले एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यहां से यूट्रस के बारे में। प्रेगनेंसी का जो पूरा पीरियड होता है वो 280 दिन का होता है, या 9 मंथ्स प्लस 7 डेज का होता है, या फिर 37 वीक्स से लेकर 42 वीक्स के बीच होता है। टर्म प्रेगनेंसी का मतलब होता है जब प्रेगनेंसी पूरी तरह से अपने मैक्सिमम स्टेज पर आ जाती है, फुली बच्चा मैच्योर हो जाता है और डिलीवरी के लिए तैयार होता है, उसे हम टर्म प्रेगनेंसी नाम से जानते हैं। तो टर्म प्रेगनेंसी में यूट्रस का जो वजन होता है वो लगभग 900 से 1000 ग्राम के आसपास होता है। 900 ग्राम्स टू 1000 किलोग्राम ग्राम, यानी कि 1 किलो के आसपास यूट्रस का वजन होता है, और इस चीज को अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। सेकेंड चीज यहां से पूछी जा सकती है कि टर्म प्रेगनेंसी पर ब्रेस्ट का वजन कितना होता है। ब्रेस्ट का वजन आप लिख लीजिएगा लगभग 500 ग्राम्स। नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट वुमेन में ब्लड होता है उसके अंदर प्लाज्मा कंटेंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर ब्लड कितना इंक्रीज होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो नोट करिएगा ब्लड कंटेंट इंक्रीज 1200 टू 1500 ml, यानी करीब 1.5 लीटर के आसपास प्लाज्मा कंटेंट ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। और यहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान प्लाज्मा कंटेंट के बढ़ने के कारण प्लाज्मा और आरबीसी का अनुपात डिस्टर्ब होता है। इसी वजह से प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान फैट सब्सटेंस भी इंक्रीज होते हैं। फैट करीब 400 ग्राम्स के आसपास इंक्रीज होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड यानी सेल से बाहर जो फ्लूइड रहता है वो भी अराउंड 1200 ml इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं फीटस के कारण आए वेट गेन के बारे में। सबसे पहले तो नोट करिएगा फीटस का जो वेट होता है वो अराउंड 2.5 टू 3.5 केजी होता है, यानी करीब 2.5 से 3.5 किलो, 2500 ग्राम से लेकर 3500 ग्राम के आसपास बच्चे का वजन होता है टर्म प्रेगनेंसी पर। इसके बाद सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है ये पॉइंट, प्लेसेंटा का वजन टर्म प्रेगनेंसी पर कितना होता है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो नोट करिएगा ये होती है लगभग 500 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 500 grams is a normal weight of pregnancy at the term period. Next very important, amniotic fluid एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा लगभग 800 ml के आसपास होती है। 800 ml के आसपास नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड का काम है बच्चे को प्रेगनेंसी पीरियड में बाहरी इंजरी से, डैमेज से बचाना। ये यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी और इन्हीं के बिहाफ पर पूरी प्रेगनेंसी में 11 से 14 किलो के आसपास वेट गेन देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजों को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूं, इसे आप जरूर याद करिएगा। सबसे पहली चीज है यूट्रस का वजन एट टर्म प्रेगनेंसी कितना होता है, तो ये 900 से करीब 1000 ग्राम्स। उसके बाद में सेकंड सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज प्लेसेंटा का टर्म प्रेगनेंसी पर वेट कितना होता है, तो 500 ग्राम। और एमनियोटिक फ्लूइड का टर्म प्रेगनेंसी पर वेट कितना होता है, तो लगभग 800 ग्राम के 800 ml के आसपास बताना है आपको। अभी जो रिसेंट एम्स नॉर्सेट एग्जाम हुआ है, एम्स नॉर्सेट 2022, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पूछा गया था। ये सेम क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, तो इसे आप जरूर याद रखें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
Next question. A client with COPD complains of headache and a racing heart. He is also restless and somewhat confused. Which problem would the nurse suspect? एक सीओपीडी का पेशेंट है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कंडीशन से सफरिंग एक पेशेंट है। इस पेशेंट के अंदर हेडेक हो रहा है, उसके हार्ट रेट जो हार्ट बीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, यानी टैकीकार्डिया जैसी स्टेट है। इसके बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा खुद को रेस्टलेस फील कर रहा है, बेचैन महसूस कर रहा है और उस पेशेंट को कंफ्यूजन भी है। इन चारों फाइंडिंग के बिहाफ पर इस सीओपीडी वाले पेशेंट में कौन सी कंडीशन डेवलप हो चुकी है जिसके कारण ये फाइंडिंग्स उसमें आ रही है, ये आपको सेलेक्ट करना है। क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन के कारण ये हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस की वजह से, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से, या फिर मेटाबॉलिक एल्किलोसिस की वजह से? Choose your answer wisely. यस, अगर आपने आंसर ए दिया है तो आप बिल्कुल सही हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कंडीशन है। इसके अंदर पेशेंट प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाता, सांस नहीं ले पाता और प्रॉपर ब्रीथिंग ना होने के कारण उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है, जिसके कारण बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ जाता है, डेवलप हो जाता है और ये कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is rich source of vitamin C? इनमें से विटामिन सी का रिच सोर्स कौन सा है? आंवला, एप्पल, गुआवा, बनाना। The right answer is option A, आंवला। याद रखिएगा, विटामिन सी उन सभी फलों में, सब्जियों में पाया जाता है जो कि खट्टे होते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो आंवला, लेमन, ऑरेंज, ये सभी सिट्रिक फ्रूट्स हैं। इनके अंदर विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी इंटेस्टाइन से आयरन के एब्जॉर्प्शन और वुंड हीलिंग के लिए इसेंशियल माना जाता है। वहीं यदि बनाना के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर पोटेशियम अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलता है। K प्लस का गुड सोर्स है बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिनॉल इज ऑल्सो नोन एज। इनमें से किस ऑप्शन को हम रेटिनॉल के दूसरे नाम के हिसाब से जानते हैं? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। कौन सा विटामिन रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, ये सही ऑप्शन है। आइए सभी विटामिन के दूसरे नामों को जान लें जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले विटामिन ए रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है।
विटामिन D2 को आप कैल्सिफिरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन D3 को आप एर्गोकैल्सिफिरॉल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी कुल 8 प्रकार का होता है। कुल 8 प्रकार के विटामिन बी पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन B1 को आप थायमीन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 को आप राइबोफ्लाविन के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 को आप नियासिन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से पेलेग्रा डिजीज हो जाता है, जहां से 4D साइंस काफी इंपॉर्टेंट है। डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और फाइनली डेथ। विटामिन B5 को आप पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, यहां नोट करिएगा पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 को हम बायोटीन के नाम से जानते हैं। विटामिन B9 को हम फोलेट या फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। और फाइनली हमारे पास 8 नंबर पर आता है विटामिन B12, इसे हम साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। प्रीवियस एग्जाम में सभी विटामिन्स के बारे में पूछा गया है, इनके केमिकल नेम के बारे में पूछा गया है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a home health nurse is planning for her daily visits. Which client should the home health nurse visit first? मान लीजिए आप एक होम हेल्थ नर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप डेली होम विजिट की प्लानिंग करते समय इन चारों में से किस पेशेंट के घर सबसे पहले उसे चेक करने के लिए जाना सही मानेंगे? ऑप्शन ए कहता है एक ऐसा एड्स से सफरिंग क्लाइंट है जिसे फोस्कारनेट ट्रीटमेंट के रूप में दिया जा रहा है। ऑप्शन बी कहता है एक पेशेंट जिसमें फीमर बोन फ्रैक्चर हुई थी और लॉन्ग लेग कास्ट लगा है, प्लास्टर लगा है। ऑप्शन सी के अंदर ऐसा पेशेंट है जिसमें उसे लैरिंजियल कैंसर था और लैरेंजेक्टोमी उसमें की गई है। ऑप्शन डी के अंदर ऐसा पेशेंट है जिसमें डायबिटिक अल्सर्स हैं लेफ्ट फुट के अंदर। इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करें जिसे असेस करना सबसे पहले जरूरी है। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। यहां पर पेशेंट को लैरिंजियल कैंसर है, यानी उसके वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स के अंदर कैंसर है। और लैरिंग्स जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इस एरिया में कैंसर है तो यहाँ पर क्लाइंट की जो रेस्पिरेटरी रूट है वो अल्टर्ड हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज ग्लैंड साइज। और इस चीज को मैनेज करने के लिए हमने इस क्लाइंट में लैरिंजेक्टोमी की, लैरिंग्स को रिमूव कर दिया। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर किसी भी प्रकार की रुकावट आती है तो उससे पेशेंट की लाइफ जा सकती है, डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा हमारे लिए इस क्लाइंट को प्रायोरिटी देना जरूरी रहेगा। हमेशा याद रखें, प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन में जब भी आपको रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी कंडीशन दिखे तो आप उसे सबसे पहले ट्रीट करें, सबसे पहले असेस करें, क्योंकि सांस रहेगी तभी पेशेंट की लाइफ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ रेगुलेटर ऑफ द इम्यून मैकेनिज्म इज। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की
प्राइमरी रेगुलेटर यानी शुरुआत करने वाली सब स्ट्रक्चर कौन सी होती है? इम्यून मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए मुख्य स्ट्रक्चर कौन सी है, ये आपको बताना है। प्लाज्मा सेल्स, हेल्पर टी सेल, बी लिम्फोसाइट, सप्रेसर टी सेल। The right answer is option B, helper T cell. आइए इसके बारे में जान लें। बेसिक सी फिनोमिना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने बात की थी टी हेल्पर सेल और इन्हें हमने प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म कहा था। आप इसे CD4 टी हेल्पर सेल के नाम से लिख सकते हैं। टी हेल्पर सेल को हम CD4 टी हेल्पर सेल के नाम से लिख सकते हैं, ये इसका पूरा नाम रहेगा। ये एक प्रकार की टी लिम्फोसाइट है, अ टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट। और आप सभी जानते हैं कि टी लिम्फोसाइट सेल्यूलर इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है और बी लिम्फोसाइट अगर होता तो वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर CD4 टी सेल्स जो हैं एक टी लिम्फोसाइट का प्रकार है और ये हमें सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। CD4 टी हेल्पर सेल प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म। अब ये कैसे काम करती है इससे समझिएगा। मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, कोई बैक्टीरिया आया, कोई वायरस आया, कोई भी ऐसा सब्सटेंस आया जो कि हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो जैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर एंट्री लेगा, इसे तुरंत आइडेंटिफाई किया जाएगा CD4 सेल के द्वारा। CD4 टी हेल्पर सेल इसे आइडेंटिफाई करेगी कि ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, ये कोई घुसपैठिया है, ये कोई आतंकवादी है, ये कोई बाहरी तत्व है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तुरंत CD4 सेल इसे आइडेंटिफाई करेगी और इसके आइडेंटिफाई होते ही ये तुरंत क्या करेगी, साइटोकाइनिन्स का रिलीज शुरू कर देगी। किसका रिलीज शुरू करेगी? साइटोकाइंस का रिलीज शुरू करेगी और ये साइटोकाइंस यहां से निकलकर सीधे WBC के पास जाएंगे और WBC को एक्टिवेट कर देंगे। ये साइटोकाइनिन सीधे WBC के पास जाकर खबर पहुंचाएंगे कि हमारे शरीर में कोई आतंकवादी, कोई बाहरी तत्व आ गया है जो कि हमें परेशान कर सकता है, बीमार कर सकता है। और जैसे ही WBC को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, WBC अपने सभी टाइप्स की जो 5 प्रकार की WBC हैं इन्हें एक्टिवेट करके तुरंत इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास भेज देगी और वहां पर इनकी वॉर चलेगी, युद्ध होगा और फाइनली अगर WBC पावरफुल होंगी तो इसे आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय कर देंगी। इस प्रकार से ये पूरा मैकेनिज्म चलता है। होपफुली अब आप इस चीज को भूलेंगे नहीं। सबसे पहले बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिन आया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उसे CD4 टी हेल्पर सेल द्वारा आइडेंटिफाई किया गया और इसे आइडेंटिफाई करके तुरंत एक मैसेज बनाया गया साइटोकाइनिन के रूप में। ये मैसेज WBC के पास जाता है। WBC के बारे में आप जानते हैं, ये हमारे बॉडी की आर्मी होती है जो कि इन्फेक्शन से प्रिवेंशन का काम करती है। जैसे ही WBC को मैसेज मिलेगा, ये तुरंत प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट करके टारगेट साइज पर पहुंचकर जो भी सब्सटेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसे किल करने का काम करेगी। इस प्रकार से ये पूरा फिनोमिना चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल प्रोफाइलैक्सिस डोज ऑफ विटामिन ए इन चिल्ड्रन। किसी बच्चे को विटामिन ए की कुल कितनी प्रोफाइलैक्सिस डोजेस दी जाती हैं, ये आपको बताना है। 12 डोज, 10 डोज, 9 डोज, 4 डोज। The right answer is option C, 9 doses. आइए विटामिन ए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लें। यहां पर प्रोफाइलैक्सिस डोज पूछी गई थी। प्रोफाइलैक्सिस डोज का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के शरीर में किसी पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन के होने से पहले ही उसकी रोकथाम हेतु दी जाने वाली ड्रग। जैसे कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, जीरोफ्थैल्मिया कंडीशन हो सकती है। व्यक्ति में ये कंडीशंस ना डेवलप हो जाए, विटामिन ए की कमी ना हो जाए, इस चीज से प्रिवेंशन हेतु पहले ही हम उसे विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में दे देते हैं। ये चीज प्रोफाइलैक्सिस कहलाती है। आइए रिमेनिंग पॉइंट्स को भी हम नोट डाउन करें, डिस्कस करें। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस से सबसे पहली चीज पूछी जा सकती है कि विटामिन ए की पहली डोज किस वक्त लगाई जाती है। विटामिन ए फर्स्ट डोज, विटामिन ए की जो पहली डोज होती है वो 9 मंथ्स पर लगाई जाती है। जब बच्चा मीजल्स का वैक्सीन लेने हॉस्पिटल आता है तो उस समय विटामिन ए की फर्स्ट डोज भी हम साथ ही में लगा देते हैं। और ये डोज कितनी होती है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे इसमें कुल 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए दिया जाता है, ये इसकी डोज होती है। विटामिन ए की पहली जो डोज है वो 9 मंथ्स की एज पर मीजल्स वैक्सीन के साथ दी जाती है और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो लगभग 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है, या फिर आप इसे 1 ml भी कह सकते हैं और 1 ml लिख सकते हैं आप इसे। इसके बाद विटामिन ए सेकेंड डोज, विटामिन ए की सेकेंड डोज जो है वो 16 से 18 मंथ की एज पर दी जाती है और ये उस समय दी जाती है जब बच्चा हॉस्पिटल में डीपीटी वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने आता है। 16 से 18 महीने पर जब बच्चे को हम हॉस्पिटल बुलाते हैं डीपीटी वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने के लिए, उसी के साथ ही हम विटामिन ए की सेकेंड डोज भी बच्चे को दे देते हैं और सेकेंड डोज के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है, या फिर आप इसे 2 ml भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद हर 6 महीने के अंतराल से 5 साल तक की उम्र तक हर बार 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ड्रग विटामिन ए दिया जाता है। नोट कर लीजिएगा, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट every 6 months up to age 5 years। 16 से 18 महीने पर दूसरी डोज दी आपने, इसके बाद हर 6 महीने बाद बच्चे को हॉस्पिटल बुलाना है और हर बार 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml विटामिन ए बच्चे को देना है 5 साल तक की उम्र तक। जब आप 5 साल तक इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो टोटल
9 डोजेज आप बच्चे को दे चुके होंगे। टोटल 9 डोजेज आप बच्चे को दे चुके होंगे। और अगर आपसे अमाउंट पूछ लिया जाए कि कुल कितना अमाउंट 9 डोज में दिया जा चुका होता है, तो आप बताएंगे 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, क्योंकि जो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की डोजेज हैं वो कुल 8 डोजेज होती हैं और पहली डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की थी। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो कुल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए बच्चों को दिया जाता है 9 डोजेस के अंदर। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनिटी मीन्स, इम्यूनिटी क्या है? एंटीबॉडीज एंड एंटीजन रिएक्शन। ऑप्शन बी, ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज across the placenta. Option C, level of resistance of a person to a particular disease. Option D, acquired immunity by immunization. एग्जैक्ट इम्यूनिटी शब्द का क्या मीनिंग होता है ये आपको बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी। इम्यूनिटी को आप हिंदी में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर द्वारा किसी भी डिजीज को ना होने देना, डिजीज से लड़ना इम्यूनिटी है। लेवल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनोग्लोबुलिन जी एकमात्र ऐसा एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें। इसी तरह के रेगुलर वीडियो अपडेट्स पाने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक।